नमस्कार, सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और करते हैं उनका सटीक एनालिसिस। तो कौन कौन सी हैं आज की अहम खबर, डालेंगे एक नजर। तो देखिए, 9 महीने 14 दिन के बाद पृथ्वी पर लौटी हैं सुनीता विलियम्स। इसके बाद बात करेंगे इजरायल के हमले से हमास के प्रधानमंत्री की मौत हो गई है। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पीएम मोदी की तारीफ की है। पत्नी ने पति की हत्या कर शव के 15 टुकड़े किए हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो नागपुर हिंसा की बात करेंगे, जहां नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड फहीम अब गिरफ्तार हो गया है। इसके आगे बात करेंगे, सिंधिया बोले हैं बाजार खुला लेकिन मानने होंगे नियम। 22 मार्च से आईपीएल के 18वें सीजन की शुरुआत होने जा रही है। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तानी मूल के क्रिकेटर जुनैद की मौत की भी। वहीं भक्ति के रंग में रमे हैं पंजाबी सिंगर यो हनी सिंह। इसके अलावा आगे बढ़ के बात करेंगे, चहल और धनश्री के तलाक पर भी फैसला कल होगा। तो ये कुछ खास खबर है और बढ़ेंगे हमारी पहली खबर की तरफ। तो देखिए, भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। इनके साथ क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट अमेरिका के निक हेग और रूस के अलेक्जेंद्र गोरबिनोव भी लौट आए हैं। उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भारतीय समयानुसार 19 मार्च को सुबह करीब 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड हुआ। ये चारों एस्ट्रोनॉट 18 मार्च को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना हुए थे। स्पेसक्राफ्ट के धरती से वायुमंडल में प्रवेश करने पर इसका तापमान करीब 1650 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया था। इस दौरान करीब 7 मिनट के लिए कम्युनिकेशन ब्लैकआउट रहा, यानी यान से संपर्क नहीं हो पाया। ड्रैगन कैप्सूल के अलग होने से लेकर समुद्र में लैंडिंग तक करीब 17 घंटे लगे। 18 मार्च को सुबह करीब 8:35 पर स्पेसक्राफ्ट का हैच हुआ, यानी दरवाज़ा बंद हुआ। वहीं 10:35 पर स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हुआ। समंदर की सतह पर आने के बाद कंट्रोल सेंटर की ओर से अंतरिक्ष यात्रियों का स्वागत करते हुए कहा गया, निक, एलेक, बुच, सुनी, स्पेस एक्स की ओर से घर वापस आने पर आपका स्वागत है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय ड्रैगन कैप्सूल की जो रफ्तार है वो करीब 17,000 मील प्रति घंटा थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सुनीता विलियम्स की सकुशल वापसी पर संतोष और प्रसन्नता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सुनीता विलियम्स जी का सकुशल धरती पर आना ऐतिहासिक क्षण है। मैं उन्हें और समस्त वैज्ञानिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपको बता दें, 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर लौटी सुनीता विलियम्स और इसके बाद जो है आगे उनका मेडिकल परीक्षण किया जाएगा और इसके बाद आगे की जो तमाम चीजें हैं वो भी की जाएंगी। सुनीता विलियम्स ने अपनी बहादुरी के साथ प्रत्येक लक्ष्य को हासिल किया है। ये हमारे लिए भारतीय और खास करके पृथ्वी लोक पर उनका वापस सकुशल आना, ये वैज्ञानिकों को भी बधाई देना चाहूँगा, उनको भी बधाई देना चाहूँगा। और इस प्रकार के वैज्ञानिक जो अपनी जान जोखिम में डाल करके नए नए खोज रिसर्च में लगे रहते हैं, जिसमें भविष्य की पीढ़ियों को कई सारे सबक मिले, कई सारी विशेषताएं, अच्छाई मिले, ऐसे में उनका आना हम सबके लिए फलदायी है, सुखदायी है। हम सब जानते हैं कि मूल रूप से वो भारतीय मूल की है, लेकिन भारत की नहीं है। लेकिन हम तो अपने उसके पूर्वजों के आधार पर, वो गुजरात की बेटी है, हमारी बेटी है, हम सब उसके सकुशल लौटने की खुशी में रंग पंचमी का आनंद और बढ़ जाता है। मेरी अपनी ओर से बधाई। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे इजराइल की। इजराइल ने गाजा में हमास के प्रधानमंत्री इस्साम दिब अब्दुल्ला अल दालिस को मार गिराया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अब्दुल्ला की मौत की पुष्टि की। अब्दुल्ला ने जुलाई 2024 में रूही मुश्ताहा की मौत के बाद उसकी जगह ली थी। अब्दुल्ला गाजा में हमास की सरकार चलाता था। उसके पास हमास के संगठन और आतंकी गतिविधियों की जिम्मेदारी भी थी। बीते 24 घंटे में इजराइल ने हवाई हमलों में हमास के 3 बड़े आतंकियों को भी मार गिराया है। इनमें हमास के कमांडर और पॉलिटिकल लीडर महमूद मारजूक अहमद अबू वथवा, वहीं बहजत हसन मोहम्मद अबू सुल्तान
और अहमद ओमर अब्दुल्ला अल हाता शामिल हैं। इसे लेकर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास ने इससे पहले रिहा किए गए बंधकों से यह साबित किया है कि बंधकों को छुड़ाने के लिए सैन्य दबाव एक आवश्यक शर्त है। इजराइल ने गाजा पट्टी क्षेत्र में हवाई हमले किए, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 404 फिलिस्तीनी मारे गए थे। ताजा हमलों में शांति का दौर खत्म कर दिया है और संघर्ष के फिर से शुरू होने की आशंका को बढ़ा दिया है। पीएम नेतन्याहू ने इससे पहले कहा था कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए वार्ता में कोई खास प्रगति नहीं होने के कारण उन्होंने हमले का आदेश दिया है। इसी के साथ व्हाइट हाउस ने दोबारा युद्ध जैसी स्थिति के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता ब्रायन हुजेस ने कहा है कि हमास युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए बंधकों को रिहा कर सकता था, लेकिन उसने इनकार कर दिया और युद्ध को चुना। इजराइल के हमले से हमास के प्रधानमंत्री की मौत भी हो गई है। देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तमाम बड़ी बातें भी कही हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक आतंकवादियों का खात्मा नहीं होगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। गाजा पट्टी क्षेत्र में 404 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, आदेश दिया नेतन्याहू ने। उसके बाद हमला शुरू कर दिया गया हमास के ऊपर। इजरायली सेना टूट पड़ी और 404 फिलिस्तीनी भी मारे गए हैं। 3 बड़े आतंकवादी भी इस हमले में मारे गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सांसद शशि थरूर की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। थरूर ने कहा, भारत आज ऐसी स्थिति में है जो रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित कर सकता है। भारत के पास ऐसा प्रधानमंत्री है जो व्लादिमीर जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन दोनों को गले लगा सकता है। हम दोनों जगहों रूस और यूक्रेन पर स्वीकार किए जाते हैं। थरूर के इस बयान को लेकर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि थरूर ने सच बोला है। उम्मीद है कि राहुल गांधी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। उधर पत्रकारों ने जब थरूर से उनके बयान के बारे में पूछा तो कांग्रेस सांसद ने कहा, मेरा कमेंट खुद ही सब कुछ कहता है, इसमें नया जोड़ने की जरूरत नहीं है। थरूर बोले, भारत शांति सैनिकों को भेज सकता है। केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने इस बात की भी संभावना जताई कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत के जरिए शांति स्थापित होती है तो भारत शांति सैनिकों को भेज सकता है। उन्होंने कहा कि चूंकि रूस ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वे नाटो देशों से संबंधित यूरोपीय शांति सैनिकों को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए शांति सैनिकों के लिए यूरोप से बाहर के देशों पर निर्भर रहना होगा। थरूर ने कहा है कि आज की स्थिति को देखते हुए मैं 3 साल पहले अपने दिए बयानों पर शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। 2022 में संसदीय बहस में मैं इकलौता सांसद था जिसने यूक्रेन को लेकर भारत के रुख की आलोचना की थी। थरूर ने ये बातें मंगलवार को दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग में कही हैं। और अब बात करेंगे नागपुर हिंसा की। नागपुर हिंसा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। औरंगजेब का पुतला जलाने पर 17 मार्च को हुई सांप्रदायिक हिंसा मामले में पुलिस ने बुधवार को मास्टरमाइंड फहीम शमीम खान को गिरफ्तार किया। उसे 21 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। फहीम खान ने 500 से ज्यादा दंगाइयों को इकट्ठा किया और हिंसा को बढ़ावा दिया। दंगाइयों ने महिला पुलिसकर्मी के कपड़े उतारने और झड़प के दौरान उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश भी की। यह जानकारी गणेशपेट पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में सामने आई। दंगाइयों ने भादलपुरा चौक के पास रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए महिला अधिकारी के साथ अश्लील हरकत की थी। छेड़छाड़ के अलावा अन्य महिला पुलिसकर्मियों को अश्लील इशारे और भद्दी टिप्पणियां कर ड्यूटी पर मौजूद महिला अधिकारियों को डराने की कोशिश की गई। घटनास्थल पर तैनात रैपिड कंट्रोल पुलिस अधिकारी ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की सूचना दी। शिकायत के बाद बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और कहीं ना कहीं जो मास्टरमाइंड है अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखिए, नागपुर हिंसा का जो मास्टरमाइंड है फहीम, अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें कई खुलासे हुए हैं
जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनके कपड़े उतारने की बात लिखी गई, उन्हें डराने की कोशिश, उन्हें छूने की कोशिश की बात लिखी गई है। आपको बता दें मास्टरमाइंड ने पहले 500 लोगों को इकट्ठा किया, इसके बाद उन्हें भड़काने के बाद जो भीड़ है उसने आगजनी की, पुलिस पर पथराव किया। इसके बाद पुलिस भी एक्शन में आई, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन तब तक काफ़ी जो नुकसान है वो हो चला था और अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो मास्टरमाइंड है उसे दबोच लिया है। फिलहाल पुलिस कस्टडी में उसे भेज दिया गया है। आगे की पूछताछ भी जारी है। उम्मीद है कि इस मामले से जुड़े और भी खुलासे जो हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा की तलाक याचिका पर कल फैसला होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने का आदेश फैमिली कोर्ट को दिया है। जस्टिस माधव जामदार की सिंगल बेंच ने कहा है कि चहल 21 मार्च से उपलब्ध नहीं होंगे क्योंकि उन्हें आईपीएल में हिस्सा लेना है। रिपोर्ट के अनुसार चहल अपनी पत्नी को लगभग 5 करोड़ रुपए एलिमनी देंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने चहल और धनश्री की तलाक याचिका के बाद 6 महीने की कूलिंग ऑफ पीरियड को माफ करने की याचिका को मंजूरी दे दी है। चहल और धनश्री की शादी दिसंबर 2020 में हुई थी। दोनों बीते 18 महीनों से अलग रह रहे थे। वहीं धनश्री वर्मा ने झलक दिखला जा 11 के एक एपिसोड में युजवेंद्र चहल के साथ अपनी लव स्टोरी के बारे में खुलासा भी किया था। उन्होंने बताया कि कैसे चहल ने लॉकडाउन के दौरान उनसे डांस सीखने के लिए संपर्क किया था। इसके बाद धनश्री उन्हें डांस सिखाने के लिए राजी हो गई। बाद में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। साल 2023 में युजवेंद्र चहल ने अपने सोशल मीडिया पर एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें लिखा था नई जिंदगी आ रही है। इसके बाद एक्ट्रेस धनश्री ने अपने इंस्टाग्राम में यूजर नेम में सरनेम चहल हटा दिया था। इसके बाद उनके तलाक की भी अफवाहें तेज हो गई थी। हालांकि बाद में क्रिकेटर ने तलाक की खबरों को अफवाह करार दिया था। चहल धनश्री के तलाक पर अब कल फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट करेगा। तो देखिए एक फेमस लव स्टोरी का अंत होने वाला है और चहल जो क्रिकेटर हैं और धनश्री वर्मा जो एक डांसर हैं और अब इनके तलाकों की जो खबरें थी उस पर फिलहाल मोहर तो लग गई है, लेकिन तलाक पर जो फैसला है वो कल बॉम्बे हाई कोर्ट करेगा। आपको बताते हैं लगातार दोनों की तलाक की खबरें थीं और अब चूंकि कूलिंग ऑफ जो पीरियड था वो ख़त्म हो गया है। 18 महीने से दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे थे और आईपीएल आने वाला है। ऐसे में क्रिकेटर युजवेंद्र जो चहल हैं वो क्रिकेट खेलेंगे, आईपीएल में भाग उन्हें लेना है और इसी के तहत कोर्ट जो है समय से पहले इसका फैसला करेगा और कल दोनों का तलाक भी हो सकता है। जो फैसला है वो बॉम्बे हाई कोर्ट करेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आईपीएल की। मार्च से इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन की शुरुआत हो रही है। पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला जाएगा। यह मैच ईडन गार्डन्स स्टेडियम में शाम 7:30 बजे होगा। ओपनिंग सेरेमनी भी कोलकाता में ही होगी। इस बार भी 10 टीमें ही हिस्सा ले रही हैं। बीसीसीआई ने 2022 में टीमों को 8 से बढ़ाकर 10 कर दिया था। तब से लीग में 10 टीमें ही खेल रही हैं। 10 टीमों को 5-5 के 2 ग्रुप में बांटा गया है। हर टीम अपने ग्रुप की 4 टीमों से 2-2 मैच खेलेगी, जबकि दूसरे ग्रुप की 4 टीमों से 1-1 और 5वीं टीम से 2 मैच खेलेगी। मान लीजिए ग्रुप ए की टीम सीएसके अपने ग्रुप के केकेआर, आरआर, आरसीबी और पीबीकेएस यानी कि पंजाब की टीम से 2-2 मैच खेलेगी। वहीं दूसरे ग्रुप बी की एक टीम मुंबई के खिलाफ चेन्नई के 2 मैच होंगे। वहीं हैदराबाद, गुजरात, दिल्ली और लखनऊ के खिलाफ 1-1 मैच होगा। 13 वेन्यू पर मैच खेले जाएंगे। 10 टीमों के होम वेन्यू के अलावा 3 टीमों ने सब्स्टिट्यूट वेन्यू भी रखे हैं। प्लेऑफ स्टेज 20 मई को शुरू होगा। इस दिन क्वालिफायर 1 खेला जाएगा, फिर 21 मई को एलिमिनेटर, 23 मई को क्वालिफायर 2 होगा और आखिरी यानी कि फाइनल मुकाबला 25 मई को खेला जाएगा। तो आईपीएल 2025 की शुरुआत होने जा रही है और इसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और ग्रुप बन चुके हैं। 10 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी और आपको बता दें ओपनिंग जो सेरेमनी है वो कोलकाता में होगी। कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में पहला मुकाबला खेला जाएगा कोलकाता की ईडन गार्डन मैदान पर।
13 वेन्यू पूरे आईपीएल को लेकर डिसाइड किए गए हैं, यानी कि 13 माफ कीजिएगा अलग अलग मैदानों पर जो मैच हैं वो खेले जाएंगे। सीजन में 12 बार डबल हेडर होंगे। 10 टीमों को 5-5 के 2 ग्रुप में बांट दिया गया है। 22 मार्च से आईपीएल के 18वें सीजन की शुरुआत होने जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सर्विस शुरू करने वाली है, लेकिन भारत में ऑपरेशन शुरू करने के लिए सरकार से लाइसेंस तभी मिलेगा जब वह सभी जरूरी गाइडलाइंस को पूरा करेगी। और यह बात केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कही है। सिंधिया ने मनी कंट्रोल को बताया कि हमारा फोकस कंज्यूमर के हिसाब से नीति बनाना है। अगर किसी भी कंपनी को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देनी है तो उसे सभी शर्तें पूरी करनी होंगी। लाइसेंस लेना होगा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करना होगा, इसके बाद ऑपरेशन शुरू करना होगा। सिंधिया ने स्टारलिंक की 4 साल से पेंडिंग लाइसेंस एप्लीकेशन के सवाल पर कहा कि यह पूरी तरह से कंपनी और आवेदन प्रक्रिया के बीच का मामला है। जैसे ही कंपनी सभी नियमों का पालन करेगी उसे लाइसेंस मिल जाएगा। सिंधिया ने कहा कि बाजार खुला, लेकिन सभी नियम जो भारत में हैं उसे मानना होगा। पहले ही वन वेब और जियो एसईएस को 2 लाइसेंस दिए जा चुके हैं। हमारा बाजार पूरी तरह खुला है, लेकिन कंपनियों को सभी नियमों का पालन करना होगा। सैटेलाइट कम्युनिकेशन आपदा प्रबंधन और दूर दराज के इलाकों के लिए मददगार साबित हो सकता है। सरकार ने कंट्रोल सेंटर बनाने और कॉल इंटरसेप्शन की शर्त रखी है। सरकार की स्टारलिंक के सामने 3 शर्तें। शटडाउन कंट्रोल के लिए देश में ही कंट्रोल सेंटर बनाया जाए, यानी अगर कभी भी सर्विस को बंद करना हो तो इसके लिए कंट्रोल सेंटर भारत में ही हो। डेटा सिक्योरिटी के लिए सुरक्षा एजेंसियों को सुविधा दी जाए, वो कॉल इंटरसेप्ट यानी डेटा का निगरानी कर सकें। सैटेलाइट के जरिए विदेश में किए जाने वाले कॉल्स को पहले भारत के स्टारलिंक गेटवे पर लाना होगा। तो महत्वपूर्ण शर्तों को पूरा करने के बाद ही जो एलन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, वो भारत में अपनी सर्विसेज को शुरू कर सकती है। सरकार ने तमाम शर्तों को सामने रख दिया है। आगे बढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट मैच के दौरान पाकिस्तानी मूल के क्रिकेटर जुनैद जफर खान की मौत हो गई। एडिलेड में हुई इस घटना में ऑस्ट्रेलियाई क्लब क्रिकेटर जुनैद की उम्र 40 साल थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मौत तेज गर्मी की वजह से हुई। शनिवार 15 मार्च को कानकार्डिया कॉलेज में प्रिंस अल्फ्रेड ओल्ड कॉलेजियस और ओल्ड कानकार्डियंस के बीच मैच खेला जा रहा था। जुनैद ओल्ड कानकार्डियंस की तरफ से खेल रहे थे। मुकाबले के समय तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। रोजे पर रहे जुनैद ने गर्मी में करीब 40 ओवर फील्डिंग की। मैच के समय शाम 4 बजे के करीब उनकी तबीयत खराब हुई और वे बेहोश हो गए। आपको बता दें, जिसके बाद उन्हें तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। जुनैद ने ओल्ड कानकार्डियंस क्रिकेट क्लब के लिए करीब 7 ओवर बल्लेबाजी भी की थी। इस दौरान वे 16 रन बनाकर नाबाद रहे थे। जुनैद रमजान के दौरान रोजे रख रहे थे, लेकिन उन्होंने पूरे दिन पानी पिया, क्योंकि इस्लामिक नियमों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बीमार या अस्वस्थ महसूस करता है तो उसे रोजे के दौरान पानी पीने की अनुमति होती है। क्लब जुनैद के क्रिकेट क्लब ने दुख जताते हुए कहा है कि हम अपने एक स्टार सदस्य की मौत से बहुत दुखी हैं। मैच के दौरान अचानक उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्या हुई। पैरामेडिक्स की कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके परिवार, दोस्तों और टीम के साथियों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सिंगर यो हनी सिंह की। फेमस पंजाबी सिंगर और रैपर हनी सिंह भक्ति के रंग में रमे हुए नजर आ रहे हैं। वे अक्सर हरिद्वार के नीलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं। हनी सिंह अपने दोस्तों के साथ श्यामपुर क्षेत्र स्थित नीलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और यहां उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की। हनी सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की सराहना की। साथ ही हरिद्वार पुलिस की नशे के खिलाफ हो रही कार्रवाई को भी सराहा। हनी सिंह ने युवाओं से नशे से दूर रहने की गुजारिश भी की। अपनी हरिद्वार यात्रा को हनी सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी शेयर किया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो सिंगर हैं यो हनी सिंह, वो भक्ति के रंग में इस समय रमे हुए नजर आ रहे हैं। हरिद्वार वो पहुंचे हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए हैं
और उन्होंने नशे से दूर रहने की जो गुजारिश है, जो सलाह है, युवाओं को दी है। मैं आपका अपना योयो हनी सिंह, हमारे उत्तराखंड के सीएम साहब पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत अच्छा एक एंटी ड्रग्स और नशे के खिलाफ एक कैंपेन चलाया है, जिसके अंदर उत्तराखंड पुलिस, हरिद्वार पुलिस और सारे उत्तराखंड की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है कि युवाओं को कैसे नशे से दूर रखा जाए। हमारे हरिद्वार से एसएसपी डोवाल साहब इस पूरी मुहिम में जुड़े हुए हैं और सारे युवाओं से मेरा ये निवेदन है कि नशों से दूर रहें और आपका कोई यार मित्र अगर ये सब करता है तो उसको भी रोके। और पुलिस आगे बढ़ेंगे। श्री झंडे आरोहण की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। यहां आस्था का सैलाब उमड़ा है। जयकारों से दरबार साहिब गूंज उठा। श्री महंत देवेंद्र दास महाराज की अगुवाई में श्री झंडे की जो है उतारे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून के ऐतिहासिक श्री झंडे मेले की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि हर साल गुरु राम राय जी के जन्मोत्सव पर परंपरागत रूप से मनाया जाने वाला दून का ऐतिहासिक झंडे जी मेला मानवता और विश्वास से उत्प्रोत विशिष्ट परंपराओं को समेटे हुए है। इसके साथ ही यह मेला श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेला हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक होने के साथ साथ आपसी प्रेम और सौहार्द का भी प्रतीक है। श्री गुरु राम राय महाराज की शिक्षाएं और उनके संदेश पर आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक हैं। सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। IND 24 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।